जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सीटेट जुलाई 2025 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे आपके बीपीएससी हो, चाहे आपके रीट एग्जाम्स हो, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखा है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और दूसरा ऑप्शन है कि यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। तो जहाँ पे 9850 मीटर दिया गया वो बिल्कुल गलत है। पहले आप उसको तुरंत जो है उसको काट दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन जो हैं बच रहे हैं। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 मीटर है। बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर का नहीं, ये नेपाल का हिस्सा है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब होगा। तो चलिए भैया थोड़ा डिटेल में इसको जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट के बारे में, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और कहें तो 8900 मीटर के लगभग बराबर है। यह हमेशा जो है बर्फ से ढका होता है। इसकी खासियत है कि ये हमेशा जो है वो बर्फ से जो है ढका हुआ होता है। आगे है, अगर बात करें यहाँ पे नेपाली भाषा में इसको जो है सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर जो है रखा गया है। शिखर हिमालय की महालंगूर उप श्रेणी में जो है वो स्थित है। चलिए भी हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे। देखिए अगले प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है, उसको भी आप जान लीजिए कि बिल्कुल जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इससे रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आपके जीके टाइप के प्रश्न है। ये भी आपकी परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछ लेता है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अवतार सिंह चीमा जो हैं वो थे। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, कहानी कथन विधि या गतिविधि आधारित विधि? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण या कहें तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? गतिविधि आधारित, जहां बच्चे को खुद से कोई कार्य करने का मौका दिया जाए या खुद से उसको कार्य में जो है संलग्न करा के कोई चीज़ जो है सिखाई जाए, वो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा व्याख्या विधि, चर्चा विधि, कहानी विधि, ये सब भी विधियाँ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयुक्त कहें तो गतिविधि आधारित जो विधि है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझाए गए ईवीएस के पाठ्यक्रम में ये चीज़ कहा गया है कि करके सीखने पर अधिक जोर दिया गया। बच्चा जितना ज़्यादा खुद से कोई चीज़ को करेगा या करके सीखेगा वो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण माने जाएंगे। बिल्कुल, करके सीखना या गतिविधि आधारित दृष्टिकोण जो होता है अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया का एक प्रकार से अभिन्न अंग होता है। गतिविधि के माध्यम से सीखने से छात्रों में उनकी स्मृति में लंबे समय तक जानकारी जो है संग्रहित करने में क्या करती है? मदद करती है। जाहिर सी बात है कोई भी काम आप जो है करके अगर सीखेंगे या बच्चा जो है कुछ चीज़ को खुद से करके सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इसके स्मृति में या कहें उसको लंबे समय तक वो चीज़ें जो है उसको याद रहेंगी। इसलिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित विधियाँ उपयोग करना सबसे उपयुक्त जो है वो माना जाता है। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में पढ़ाना, छात्रों को अपने आसपास से फूल एकत्र करने के लिए कहना, बिल्कुल सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि छात्रों को जो जिस चीज़ के बारे में पढ़ाइए या जैसे छात्रों को यहाँ के फूल के बारे में पढ़ाया गया और छात्रों से कहा जाए कि आपके आसपास जो भी फूल हैं उनको आप जो है एकत्रित करके लाइए या एकत्रित करने के लिए कहना, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। क्योंकि दोस्तों बच्चा जो है करके सीखता है और कोई चीज़ करके बच्चा सीख रहा है तो जाहिर सी बात है
छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रेल लिपि में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला दे रखा है यहाँ पे कथन कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। चौथा दे रखा है कि उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जा सकता है। सही कथन है। बिल्कुल दोस्तों अच्छा प्रश्न अगर हम कहें तो बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ब्रेल लिपि उन सभी के लिए सहायक होती है जो कि देखने में असक्षम होते हैं, मतलब वो चीज़ों को देख नहीं पाते, सिर्फ चीज़ों को स्पर्श करते हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिपि जो है वो बनाई गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रेल लिपि मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही कथन है एक। वह अगर बात करें तो यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत है। जो लिपि होती है मात्र 6 बिंदुओं पर जो है आधारित होती है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जाता है। तो आपको इसमें से सही कथन आपको बताना है, तो इसमें से जो सेकंड नंबर है वो गलत है। बाकी आपके 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो बच्चों सहित कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, अर्थात उनको जो है चीज़ें दिखाई नहीं देती या वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके आसपास की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही सीमित दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को सिर्फ छूकर या आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से पहचानने की जो है कोशिश करते हैं, तो वे अपनी अन्य इंद्रियों को अधिक तेज़ी से जो है वो विकसित करते हैं। तो अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और विकसित करने में सक्षम कर सकती है, ठीक है, या उनको उसके योग्य जो है वो बनाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या होता है? ब्रेल लिपि होता है। और इसे कब विकसित किया गया था और किसके द्वारा विकसित किया गया था? जान लीजिए कि इसे 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल के द्वारा जो है विकसित किया गया था। और ब्रेल प्रणाली में अगर बात करें 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन या सामान्य शब्द या एक व्याकरणिक संकेत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे यहाँ पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्ची जो है डाली जाती है। हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा जो है डैश से मिर्ची जो है वो लाई गई थी। दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान, तो कहाँ से जो है मिर्ची जो है वो लाई गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो मनुष्य जाने अनजाने में बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो ले जाते हैं। लोग बगीचों में उगाने के लिए पौधों के बीज जो है लाते हैं और उन्हें सुंदर या उपयोगी जो है वो लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल बाद में इन पौधों के बीज अन्य स्थानों पर जो है फैल जाते हैं। कई साल बाद शायद लोगों को याद भी न रह जाए कि पौधे वहाँ पहले जो है नहीं उगते थे। बिल्कुल यहाँ पे मिर्ची मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगर बात करें तो मूल कहाँ से आई है मिर्ची? दक्षिण अमेरिका से जो है लोग कम से कम 6000 वर्षों से इसकी खेती और व्यापार जो है कर रहे हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा के अपने व्यावसायिक उपनिवेश के माध्यम से मिर्ची को दक्षिण भारत से जो है भारत लाया गया था। बिल्कुल दक्षिण भारत से मिर्ची को पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में जो है वो लाया गया था। मिर्च जीनस कैप्सिकम से संबंधित है, जो नाइट्रेसेड परिवार का एक जो है उस सदस्य है, जिसमें टमाटर, आलू, बैगन जो है इत्यादि चीज़ें बिल्कुल इसमें शामिल है। तो बिल्कुल इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करें तो हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्ची जो है डाली जाती है। हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा डैश जो है मिर्ची लाई गई थी। दक्षिण अमेरिका इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। बिल्कुल चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। उससे पहले यहाँ पे जान जाइए कि उद्गम देश है सब्जी, कुछ सब्जियां हैं वे उनका उद्गम देश कौन सा है। जैसे यहाँ पे बात करें अगर हम टमाटर हुआ, आलू हुआ, हरी मिर्ची हुआ, तो ये सभी कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से। वहीं बात करें गोभी हुआ, मटर हुआ, तो ये कहाँ से? यूरोप से। वहीं अगर हम बात करें कॉफ़ी बीन या ओकरा जिसको भिंडी बोलते हैं, वो कहाँ से आया है? उसका मूल उद्गम स्थान क्या है? उद्गम देश कहाँ पे? अफ्रीका है, ठीक है। वही बात करें आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन, मूली, ये सभी कहाँ से हैं? भारत से आए हुए हैं, ठीक है। भारत, इनका उद्गम देश क्या है? भारत है, ठीक है भैया। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखा की माता प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल
में फिटकरी, जिसको एलम बोलते हैं, मिलाती है, ताकि ऑप्शन दे रखा है कि हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, जल में कीटाणुओं को मारने के लिए, या जल को रंगहीन करने के लिए। तो बिल्कुल रेखा की माता जो है प्रतिदिन तालाब से पानी लाती हैं और तालाब में कुछ जो है अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटाने के लिए ही वो फिटकरी का यूज़ जो है करती हैं। तो हल्की निलंबित अशुद्धियों को अवसादन के लिए जो है वो फिटकरी को उसमें जो है वो मिलाती हैं। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बिल्कुल, फिटकरी का उपयोग, फिटकरी जिसे एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, उसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस 18H2O के रूप में जो है भी इसको जो है जाना जाता है। बिल्कुल, अगर बात करें तो फिटकरी को एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है। वो पानी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में जो है वो सहायता मिल सके। फिटकरी एक प्रकार का सार्वभौमिक स्कंदन होता है। यह स्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें निलंबित मिट्टी के कणों को अस्थिर जो है कर देता है। कहने का मतलब है कि जब पानी में जो भी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, अगर उसमें क्या करते हैं, पानी जैसे एक फिटकरी हुआ, इसको एक टुकड़ा जो है इसमें डाल देते हैं, तो अंततः होता क्या है कि जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ आपके नीचे के तली में जो है वो बैठ जाती हैं और आपका पानी जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, पीने योग्य अगर कहें तो पीने योग्य जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो है फिटकरी मिलाई जाती है। तो चलिए भैया हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ जो है ब्लू हार्ट ब्लू कोल्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखित एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति? तो बिल्कुल जाकिर हुसैन बात करें तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। बिल्कुल, अगर बात करें तो उनकी मृत्यु के समय वो क्या थे? राष्ट्रपति थे। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि बिल्कुल कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ जो है ब्लू हार्ट ब्लू कोल्ड है, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा जो है लिखा गया। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी और अपने मृत्यु के समय वे क्या थे? तो भारत के राष्ट्रपति जो थे। ठीक, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जाकिर हुसैन के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ उसको जान लीजिए कि जाकिर हुसैन खान ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया। वह 13 मई 1967 3 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक जो है वो राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पहले 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और बात करें तो 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगर बात करें तो उनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। उनमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या उनका तापमान बढ़ाने के लिए? तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह उनको सुखाया जाता है। कारण क्या होता है? नमी को पूरी तरीके से हटाने के लिए, दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का खराब होना या स्वाद में बदलाव होना या बनावट का बिगड़ना, रंग में परिवर्तन और अलग अलग स्तर में पोषण मूल्य के नुकसान के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अगर बात करें तो कमी आना और खपत के लिए इन्हें अयोग्य या असुरक्षित जो है माना जाता है। कई कारकों से भोजन जो है वो खराब होता है या खराब हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए कीटों द्वारा संक्रमण से, या भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुचित तापमान से, प्रकाश और अन्य विकिरण किरणों से, या ऑक्सीजन या नमी के लिए अत्यधिक जोखिम के कारण जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं। भोजन जो होता है सूक्ष्म जीवों जैसे आपके बैक्टीरिया, कवक और फफूंदी हुआ, या कीटनाशकों जैसे रसायनों द्वारा भी जो है दूषित होता है। जार और सूक्ष्म जीव में मौजूद नमी सामग्री को हटाने के लिए अचार के साथ भरने से पहले कांच के जार और बोतलों को धूप में सुखाया जाता है। खाद्य पदार्थ जो है बैक्टीरिया और कवक द्वारा उनमें उपलब्ध पानी की सामग्री के कारण आसानी से जो है हमला कर सकता है। बिल्कुल, अगर नमी नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया जो है पनपेगा नहीं और चीज़ों को खराब नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। खाद्य श्रृंखला की अवधारणाओं को पढ़ाने में
छात्राओं की अधिकतम भागीदारी के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति जो है सबसे प्रभावी होगी? छात्रों को विभिन्न आवासों में संचालित होने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए कहना। दूसरा है कि छात्रों से इंटरनेट संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। विद्यार्थियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सही उदाहरणों के लिए नकल करने के लिए कहना। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चिन्हित करने के लिए, जीवों को व्यवस्थित करने के लिए, उनके प्ले कार्ड को बनाने के लिए कहना। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगर हम डिटेल में जानते हैं इसको, तो शिक्षण रणनीतियाँ उन विधियों को संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग छात्रों को वांछित पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को सीखने और भविष्य में प्राप्त करने के योग्य लक्ष्यों को विकसित करने में मदद करने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं की अवधारणाओं को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ जो है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ जान लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण कक्षा में सिखाई गई जानकारी को सारांशित करने या संबंधित करने का एक शानदार तरीका है, जैसे चार्ट बनाना या ताश खेलना। ठीक है, ताश खिलाना। जब छात्र दृश्य माध्यमों से जानकारी का उपयोग करते हैं तो इससे उन्हें कुछ भी जो कुछ भी सीखा है उसे लंबे समय तक जो है बनाए रखने में मदद जो है मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना या विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे आसान क्या है? विद्यार्थियों को सूचना देना, किसी भी जानकारी को उनको बता देना सबसे सिंपल कार्य जो है होता है। ठीक है, कोई सूचना है उसको उनको बता देना कि बिल्कुल कल छुट्टी है तो कल छुट्टी है, ऐसी जानकारी कुल देना है तो बिल्कुल सही। ठीक है, कल क्या करके आना है जानकारी, बिल्कुल सूचना देना बिल्कुल आसान कार्य जो है वो होता है। ठीक है, बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक के लिए जानकारी देना एक सबसे आसान काम है, क्योंकि यह केवल शिक्षक पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों की अनिवार्य भागीदारी की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। शिक्षक इस विषय के संबंध में केवल वही जानकारी दे सकता है जो उसके पास है। यह आसान है, लेकिन शिक्षक का सबसे कम प्रभावी तरीका भी यही होता है। बिल्कुल बात करें विद्यार्थियों को व्यस्त रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गतिविधियों की योजना जो है बनानी पड़ती है कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को जो है व्यस्त रखा जाए। विषय वस्तु को बहुत ही नवीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता जो है वो होती है। विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर जो है प्रदान करना भी जानकारी प्रदान करने की तुलना में काफ़ी जो है कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता जो है वो होती है, जिसके कारण पाठ्यक्रम पूरा होने में कुछ समय के लिए देरी जो है वो हो सकती है। तो सबसे आसान काम होता है सूचना देना, सबसे आसान काम शिक्षक के लिए वही होता है। चलिए आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका? भुनना, तलना, सेकना, भाप से पकाना। तो अगर बात करें तो खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भाप से पकाना जो है वो सबसे आसान तरीका या सबसे सिंपल तरीका जो है हो सकता है। बिल्कुल क्यों होता है कि इस तरीके के खाना पकाने की तकनीक में भोजन जो होता है तरल के ऊपर जो है पकाया जाता है और वास्तव में जलमग्न नहीं होता, जिसका अर्थ होता है कि अधिकांश पोषक तत्व जो है भोजन में ही रहते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें भाप से पकाई जाती हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसी भोजन के अंतर्गत जो है रह जाते हैं। ठीक है, मौजूद रह जाते हैं। यह खाना पकाने का सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा तरीका जो है वो माना जाता है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल कहा गया है कि बच्चों को डैश के द्वारा प्रभावित ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न जो है वो किया जा सकता है। पहला है कथाओं के माध्यम से, दूसरा है कहानियों के, सी दे रखा है कि शिक्षक द्वारा अवधारणाओं के प्रभावी व्याख्या से, डी है कि शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण से। तो बच्चों को सबसे प्रभावी ढंग से जो है ईवीएस कैसे सिखाया जा सकता है? बिल्कुल यहाँ पे कथाओं और कहानियों के माध्यम से। तो राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से ईवीएस अधिगम में जो है उस संलग्न या उनको जो है सिखाया जा सकता है, क्योंकि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सबसे प्रभावी उपकरण के रूप में जो है माना जाता है, जो बच्चों के पढ़ने के विकल्प को क्या करते हैं, व्यापक बनाते हैं। बच्चों के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण की एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों को प्रासंगिक अधिगम का वातावरण प्रदान करना, बच्चों में कल्पनाशील और रचनात्मकता क्षमता को बढ़ावा देना,
बच्चों की शब्दावली सुनने और महत्व सोच कौशल में जो है वृद्धि होती है। बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर अर्थ निर्माण करने में भी सक्षम बनाना।